करने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आलोचना में डॉक्टर रामविलास शर्मा के योगदान की चर्चा करेंगे, जो आपको शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है 10 मार्क्स के रूप में। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षा के प्रमुख नायक माने जाते हैं। वे मार्क्सवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध कवि, चिंतक, विचारक, निबंधकार और आलोचक थे। वे एक विशिष्ट कोटि के मार्क्सवादी समीक्षक थे। मार्क्सवाद उनकी दृष्टि को कहीं प्रतिबिंबित नहीं करता। उनकी विचारधारा साहित्य अनुशीलन में बाधक नहीं बनती। वे किसी साहित्य धारा से परहेज नहीं करते। समुचित अध्ययन, विश्लेषण एवं विवेचन के उपरांत ही वे अपना मंतव्य प्रकट करने के पक्षधर थे। इस प्रकार विशिष्ट श्रेणी के सहृदय मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में डॉक्टर शर्मा ने हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था। उनके आलोचक व्यक्ति का परिचय उनके समीक्षा ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने देखिए कौन कौन से ग्रंथों का निर्माण किया है या तो आलोचना की है। तो प्रमुख कृतियाँ उनकी प्रेमचंद का उसमें जो है उनकी जब 1941 में जो उनकी रचना हुई थी। फिर भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना। ये 3 खंड है और इनका जो प्रमुख है, इनको जो प्रसिद्धि मिली वह किसके, निराला की साहित्य साधना, जो आलोचनात्मक इनकी ग्रंथ है 3, इनके आधार पर मिली है। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत के प्राचीन भाषा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये भी 2 खंड में है। कथा विवेचना और गद्य शिल्प, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, लोक जागरण और हिंदी साहित्य संपादन, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज। तो इस प्रकार देखिए 5 दशकों से भी अधिक लंबी अवधि में मार्क्सवादी विचारधारा, भाषा विज्ञान और समकालीन दार्शनिक विचारधाराओं का गंभीर चिंतन और मनन करते हुए डॉक्टर शर्मा का आलोचक व्यक्तित्व क्रमशः ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है। प्रथम 4 सप्तक के एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में काव्य सर्जन से प्रारंभ करते हुए उन्होंने काव्य समीक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया और स्वयं को पूर्णतः सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा की दृष्टि के लिए समर्पित कर दिया। वे निरंतर रचनाशील रहे, किंतु अभी तक उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में समुचित मूल्यांकन की दिशा में यथेष्ट प्रयास नहीं हो पाया है। तथापि उनके आलोचक व्यक्तित्व की कतिपय प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है। देखिए जैसे अध्ययनशीलता, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अध्ययनशीलता है। न केवल भारतीय साहित्य का अपितु पाश्चात्य साहित्य का भी उन्होंने अध्ययन किया है। इस संबंध में उनकी विशेषता यह रही है कि उन्होंने प्रायः मूल स्रोतों के अध्ययन का प्रयत्न किया है। इसके साथ ही उनकी रचनाओं को देखने से यह पता चलता है कि उन्होंने जिन कृतियों को अध्ययन के लिए चुना उनका संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास किया, चाहे वह निराला हो, भारतेंदु हो या अन्य रचनाकार हो। उनकी आलोचना को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने सहृदय पाठक की तरह पूरा साहित्य आद्यंत पढ़ने के बाद लिखना प्रारंभ किया है। यह सावधानी और आलोचना की यह गंभीर कम लोगों में दिखाई पड़ती है।
उसके बाद देखिए क्या है उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो अध्ययन के साथ ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण उनकी प्रमुख विशेषता है। वह स्पष्टतः मार्क्सवादी इतिहास दर्शन से प्रभावित होते हुए भी साहित्य में युग के अंतर्विरोधों तथा द्वंद्वों की छाया देखने का प्रयास करते हैं। वह यह मानते हैं कि समाज के ह्रास और विकास का प्रतिबिंब साहित्य में अवश्य दिखाई पड़ता है, किंतु इसके साथ ही प्रत्येक युग के साहित्य में प्रगति और विकास की ओर उन्मुख प्रवृत्तियों की खोज को भी किया जा सकता है। आलोचना का यह दायित्व है कि वह साहित्य में निहित इन प्रवृत्तियों का दीर्घदर्शन कराए। कोई साहित्य युग जीवन की प्रगति की ओर उन्मुख करने में किस सीमा तक सफल है, इस आधार पर ही उनकी श्रेष्ठता का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का साहित्य निर्गुण अथवा सगुण भक्ति और ईश्वर चिंतन के कारण उल्लेखनीय नहीं है। उसका महत्व इस कारण है कि उसमें अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लोक जागरण के स्वर सुनाई पड़ते हैं। यह ऐतिहासिक दृष्टि उनकी आलोचना पद्धति को उदार एवं व्यापक बनाती है तथा वे ऐसी साहित्य साधना को न्याय देने में समर्थ हो पाते हैं जिन्हें सामान्यतया अनेक मार्क्सवादी आलोचक पूर्वाग्रह के कारण महत्व नहीं देते। कहने की आवश्यकता नहीं है कि शर्मा जी छायावाद, तुलसीवाद और संत साहित्य की संतुलित समीक्षा प्रस्तुत करने में इसी विशेषता के कारण सफल रहे हैं। निराला की भूमिका में उनका निम्नलिखित कथन उनकी ऐतिहासिक दृष्टि के महत्व को संकेतित करता है। देखिए कि आज यह अत्यंत आवश्यक है कि हम छायावादी कवियों के इस पक्ष की ऐतिहासिक दृष्टि से छानबीन करें। इस तरह की समीक्षा के बिना हम अपनी परंपरा की कड़ियाँ न जोड़ सकेंगे और न हमारे नए साहित्य का आंदोलन सही प्रगति कर सकेगा। इसके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि छायावाद में ऐसी असंगतियाँ भी थी जिनमें उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। उनमें कर्ममय जल में कुछ साहित्यिक अब भी तैरकर पार लगाने का वृथा प्रयास कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि छायावाद की पतोन्मुख प्रवृत्तियों से हिंदी का नया साहित्य अपनी रक्षा कर पा रहा है। धुन की तरह वह भीतर ही भीतर साहित्य के वृक्ष रूट को खाती जा रही है। वह वृक्ष इस रोग का निदान किए बिना पृथ्वी और वायु से पूर्ण जीवन शक्ति पा नहीं सकता। इसलिए छायावाद का प्रगतिशील पक्ष और उसके साथ उसकी पतोन्मुख प्रवृत्ति, इन दोनों की ही संतुलन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो देखिए डॉक्टर शर्मा की आलोचना पद्धति विशिष्ट है। छायावाद के भीतर प्रगतिशीलता के तत्व ढूंढने तथा प्रगतिशील कहीं जाने वाली कविता के भीतर निहित छायावाद के तत्वों का पता लगाने में समान रूप में उनकी प्रवृत्ति है। उसके बाद देखिए उनकी विशेषता है प्रासंगिकता। तो डॉक्टर शर्मा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता साहित्य की प्रासंगिकता के निरूपण से संबंधित है। जो भी साहित्य समकालीन जीवन की दृष्टि से प्रासंगिक है उसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतेंदु युग की भूमिका में उनका कथन उल्लेखनीय है। यह स्वाभाविक है कि किसी बीते हुए युग के बारे में लिखते हुए हमारा ध्यान अपने युग और उसकी समस्याओं की ओर भी जाए। यदि मुझे भारतेंदु युग से आज के युग का एक घनिष्ठ संबंध न दिखलाई पड़ता तो मैं यह पुस्तक अभी न लिखता। यह सोचकर कि आज की समस्याओं को सुलझाने में हम उस युग से कुछ प्रेरणा मिल सकती है, मैंने इसे लिखना आरंभ किया था। भारतेंदु युग के लेखकों का महत्व इस दृष्टि से भी है कि उन्होंने अपनी आँखों में ब्रज भाषा प्रेम की पट्टी न बांधकर गद्य की भाषा में भी प्रयोग किए, जिससे नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त हुआ। उस युग के दायरे में यह उनके लेखकों की प्रगतिशीलता थी, जो शर्मा जी के अनुसार
उनके साहित्य को महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक बनाती है। तो देखिए उनकी अगली विशेषता है परंपरा से उदात्त तत्वों को ग्रहण करना। तो डॉक्टर शर्मा प्रगतिवादी आलोचक होते हुए भी परंपरा विरोधी नहीं है। वह परंपरा का सम्मान करने तथा परंपरा से ग्राह्य तत्वों को आत्मसात करने पर बल देते हैं। संस्कृति और साहित्य की भूमिका में उनका यह कथन उल्लेखनीय है। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने साहित्य की पुरानी परंपराओं से परिचित होने के साथ साथ हम उन्हें श्रेष्ठ तत्वों का भी ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद उनकी विशेषता है प्रगतिशीलता एवं स्पष्टवादिता। तो देखिए डॉक्टर शर्मा असंदिग्ध रूप में जनवादी आंदोलन के संबंध तथा मार्क्सवादी थे। सर्वहारा के हितों के संरक्षण, पूंजीवाद व्यवस्था के उन्मूलन तथा समतामूलक समाज की स्थापना को ध्यान में रखते हुए उपयोगिता की कसौटी पर साहित्य के मूल्यांकन के वे पक्षधर थे। उनका स्पष्ट मत है कि जो पूंजीवाद या साम्राज्यवाद की खुशामद करे, उन्हें स्थायी बनाने में मदद करे, प्रगति के मार्ग में कांटे बिछाए, वह देश का शत्रु है और हिंदी का शत्रु है। धर्म और संस्कृति के नाम पर जनता का गला घोटकर वह पूंजीवाद के दानव को मोटा करना चाहते हैं। उनमें सभी लेखकों और पाठकों को सावधान रहना चाहिए। तो आलोचक के रूप में डॉक्टर शर्मा की एक और अन्य विशेषता है कि उनकी स्पष्टवादिता एवं निर्भीकता। वे चिंतन और विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को बिना लाग लपेट के प्रस्तुत करने के अभ्यस्त है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक विचार और अनुभूति की आलोचना करते हुए उनका यह कथन इसी विशेषता की ओर इंगित करता है कि नगेंद्र जी के विचार उन्हें एक कदम आगे ढकेलते हैं तो उनकी अनुभूति उन्हें 4 कदम पीछे ले जाती है। इस पुस्तक का नाम 1 कदम आगे और 4 कदम पीछे भी हो सकता है। ऐसी व्यंग्यपूर्ण स्पष्टवादिता कम समीक्षकों में देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए उनकी अन्य विशेषताएं हैं तुलनात्मक, विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक समीक्षा पद्धति। तो डॉक्टर शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ अध्ययन से पता चलता है कि उन्होंने किसी कृतिकार या युग के साहित्य की समीक्षा करते समय तुलनात्मक, विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों का आश्रय ग्रहण किया है। जहाँ कहीं भी आवश्यक होता है वह इन पद्धतियों के उपयोग से अपने आलोचनात्मक निष्कर्षों को वैज्ञानिक आदान प्रदान करते हैं। तो साहित्य विषयक मान्यताएं। तो रामविलास शर्मा की समीक्षात्मक कृतियों में यत्र तत्र साहित्य समीक्षा के मापदंडों के विषय में महत्वपूर्ण विचार उपलब्ध होते हैं। उनकी अपनी समीक्षा पद्धति इन मापदंडों को यथेष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। साथ ही यह मानदंड एक नई वस्तुनिष्ठ समीक्षा के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान करते हैं। साहित्य के वस्तु के संबंध में उनका दृष्टिकोण भौतिकवादी था। वे कहते हैं कि कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप में साहित्यिक रचना के लिए निर्णायक महत्व ही नहीं, निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की होती है। भाषा की उपेक्षा विषय वस्तु का महत्व प्रतिपादित करते हुए वह कहते हैं कि आजकल कुछ आलोचक साहित्य की विषय वस्तु की विवेचना से बचने के लिए भाषा की चर्चा करना यथेष्ट समझते हैं। वे यह तर्क भी देते हैं कि साहित्य में विषय वस्तु को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए भाषा की चर्चा करना ही काफ़ी है। इसका विरोध में कहा जा सकता है कि जब दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है तब विषय वस्तु की चर्चा भी पर्याप्त हो सकती है। चर्चा के लिए भाषा ही क्यों चुनी गई? कारण यह है कि ऐसे लोगों के लिए भाषा और विषय वस्तु का प्रगाढ़ संबंध साहित्य के विषय वस्तु उनकी प्रभाव विचार संपदा को नकारने के लिए है। वे यांत्रिक दृष्टि से भाषा का रूपात्मक प्रयोग विवेचन करते हैं।
काव्य समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी विषय वस्तु है। काव्य के विषय वस्तु का मूल्यांकन इंद्रिय बोध पर आधारित भाव वैभव के आधार पर ही किया जा सकता है। युग परिवर्तन के बीच इंद्रिय बोध की सबसे अधिक स्थायी है। इस पर आधारित भावबोध को स्थापित भी असंदिग्ध है। काव्य का कला पक्ष भी महत्वपूर्ण है, किंतु उसकी तुलना में उसके विषय वस्तु वाला पक्ष अवश्य ही अधिक महत्वपूर्ण है। इंद्रिय बोध के धरातल पर काव्य समीक्षा की पद्धति विकसित हो सकती है, किंतु काव्य रचना इंद्रिय बोध की मुखापेक्षी नहीं है। भाषा विज्ञान पर आधारित रूपात्मक समीक्षा की उपयोगिता संदिग्ध है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु के अध्ययन को अपेक्षित महत्व नहीं प्रदान किया जा सकता। आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार साहित्य धारा में परिवर्तन स्वाभाविक है, किंतु यह साहित्यिक समीक्षा न केवल एक सीमित पक्ष मात्र है। इस प्रकार प्रत्यक्षतः मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होते हुए भी डॉक्टर रामविलास शर्मा का साहित्यिक चिंतन पर्याप्त वस्तुनिष्ठ, मूल्यपरक एवं उदार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद उस कलेवर और साहित्य चिंतन का व्यक्तित्व उनमें ही देखा जा सकता है। विचारधारा के स्तर पर मूलभूत भिन्नता रखते हुए भी वे स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति को आदर्श मानते हैं और अपने को उसी पद्धति के साथ संबद्ध घोषित करते हैं। इस प्रकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी प्रगतिवादी विचारधारा के एक अच्छे आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि यह जो बात थी वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधारित थी।